Hello everyone, welcome back to MB classes level 1 and HRM. Today we will start Unit 5 UGC NET Paper 1 रिवीजन. ठीक है, हम इसमें मैथमेटिकल एंड एप्टीट्यूड है आपका यूनिट 5 यूजीसी, क्योंकि आपका ये जो यूनिट है अगर आपने इसे अच्छे से कर लिया तो जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन वाली यूनिट है तो इट मीन्स आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल 5 क्वेश्चन आपके डीआई से आते हैं. तो आप अब हम हर एक टॉपिक को बेसिक से पढ़ेंगे, कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट. सबसे पहले cognitive process है given the fact that to arrive at valid and logical conclusion. cognitive process क्या है कि वो एनालिसिस करती है कि जो उसके प्रमाइसिस दिए हुए हैं, जो उसके स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो वैलिड हैं या फिर उनका लॉजिकल कंक्लूजन निकले. ये रीजनिंग कहती है. मतलब कोई भी चीज अगर आपके पास दी है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या वैलिड और लॉजिकल कंक्लूजन निकलेगा, ये हमारी रीजनिंग कहती है. देखो ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है रीजनिंग का. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टेस्ट एनालिटिकल प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग, नॉट रोट मेमोरी. आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. जैसे रीजनिंग क्या होती है जिसमें आप अपना दिमाग लगाओ और दिमाग की बेसिस पे ही क्वेश्चन उसके सॉल्व करो. देन आपका दूसरा होता है इवैल्यूएट स्पीड एंड एक्यूरेसी, पैटर्न रिकॉग्निशन. क्या आपकी स्पीड कितनी है. जैसे नेट में मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा नहीं कि आप उसमें 10 मिनट लगा रहे हो एक ही क्वेश्चन से. वो देखता है कि कम से कम टाइम में आप कितना अपने दिमाग को जोड़ डाल के कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. तो हमेशा याद रखना, पहले तो आप गोल्डन रूल देखो, भले आपकी यूनिट 5 हो या यूनिट 6 हो. ट्रूथ फैक्ट डेट अलाइन विद द रियल वर्ल्ड इररिलेवेंट रीजनिंग एग्जाम. अगर आप ये सोचो कि एक्चुअल में ऐसा था तो उससे कोई मतलब नहीं है. ट्रूथ है ना. रियल वर्ल्ड में अगर आपने कहा स्काई, आपने आपको रियल वर्ल्ड में पता है स्काई का कलर ब्लू है, अगर रीजनिंग कह रही है स्काई का कलर रेड है तो आपको रेड मानना पड़ेगा. इररिलेवेंट है रीजनिंग एग्जाम में. मतलब आपने क्या पढ़ा, क्या आपकी नॉलेज है, सब उसका कोई यूज नहीं है. देन वैलिडिटी कंक्लूजन डेट स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोवाइडेड रूल इवन इट डिफाई रियलिटी. उन्होंने बोला कि जो हमारा कंक्लूजन है वो किसको फॉलो करना चाहिए, रूल रेगुलेशन को, एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए. देन रूल ऑफ थंब क्या है रीजनिंग में, यू मस्ट एक्सेप्ट ए गिवन स्टेटमेंट 100% ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ. अगर आपको एक्सेप्ट करो कोई स्टेटमेंट दे रहा है 100% ट्रूथ है तो उसको मानना पड़ेगा. ठीक है, ये हमारी रीजनिंग हो गई. डिडक्टिव इंडक्टिव तो आपने रिसर्च अप्रोच में पढ़ी थी. लॉजिकल किस फ्लो में आपका रिसर्च होता है उधर भी हमने पढ़ा. देन लॉजिकल रीजनिंग में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी पढ़ेंगे. इसका बेसिक्स पढ़ते हैं. एनटी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप ऐसे लिखो लॉजिक पे, वो आपसे पूछेगा कि इसमें डायरेक्शन कौन सा है, इंडक्टिव है या डिडक्टिव है. इज इट मूविंग फ्रॉम यूनिवर्सल रूल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू यूनिवर्सल रूल. तो ये आप अच्छे से डिकोड करके रखिएगा कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो होती है हमारी टॉप डाउन. टॉप डाउन का मतलब होता है हमारी जनरल टू स्पेसिफिक आती है. पहले कोई यूनिवर्सल थ्योरी है, जैसे सपोज करो ऑल मेन आर गुड दैट्स व्हाई राम आर गुड. इट्स डिडक्टिव रीजनिंग. ठीक है, इंडक्टिव होती है बॉटम अप. बॉटम अप का मतलब है कि राम अच्छा है, श्याम अच्छा है, घनश्याम अच्छा है, इसलिए क्लास के सारे बच्चे अच्छे हैं. ठीक है, ये इंडक्टिव रीजनिंग होगी जो कि बॉटम अप है ना. डिडक्टिव हमारी होती है क्वांटिटेटिव अप्रोच में यूज करते हैं. इंडक्टिव में हम लॉजिकल फैक्ट्स ह्यूमन रिलेशन के बेसिस पे, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करते हैं. एंड थर्ड आती है हमारे अबडक्टिव रीजनिंग. ये होती है हमारे पीवाईक्यू में पूछे बेस्ट गेस अप्रोच. जैसे आपने जैसे डॉक्टर पेशेंट क्या है कि उसने थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई, उसके बेसिस पे आपने उसकी बीमारी को फाइंड आउट कर लिया है. देन कम टू द डिडक्टिव. एक आपको पढ़नी है. तो अगर आप डिडक्टिव पढ़ रहे हो जनरल रूल टू स्पेसिफिक, तो मैंने तो अपना इंडक्टिव पढ़ा था ISG, मतलब इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल, और उसका उल्टा होता है डिडक्टिव. तो आप एक कोडिंग याद करो, उसके बेसिस पे आपका एक पीवाईक्यू तो सॉल्व हो जाएगा. देन कोड रूल क्या है, इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू कंक्लूजन मस्ट बी 100% ट्रू, नो गेस वर्क. अगर सपोज करो कोई प्रीमाइसेस ट्रू है तो वो 100% उसका जो कंक्लूजन होगा वो हमारा 100% ट्रू होगा. ठीक है, कोई नहीं है. इवैल्यूएशन कीवर्ड जो हमारे जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है ना वो कभी स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं कहलाते, वो हमेशा कहलाते हैं वैलिड होगा क्योंकि 100% ट्रू है, या इनवैलिड होगा. ठीक है, अगर वैलिड कब होगा, जब सारे प्रीमाइसेस ट्रू है रियल वर्ल्ड में, तो इसे हम साउंड बोलते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल जनरल रूल ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल सो सोक्रेटिस इज अ ह्यूमन. ठीक है, तो ये 100% सर्टेन है कि अगर सारे ह्यूमन है तो ह्यूमन के अंदर से आया है, तो ये 100% ट्रू रहेगा. तो याद रखिएगा डिडक्टिव में 100% गारंटी रहती है. लुक
अब आते हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल कंक्लूजन। मैंने आपको बताया कि आप एक चीज को, जो मैं अभी आपको हिंट दे रही हूँ, वो आप अगर अप्लाई करोगे, इसमें जितनी भी टिप्स हैं वो पीवाईक्यू के अंदर ही है सारे, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, अभी हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आप एक चीज याद रखिए, या तो ISG, ठीक है, I देन S एंड G, इसको आप याद रखिए। ठीक है, इंडक्टिव मतलब स्पेसिफिक टू जनरल, डिडक्टिव मतलब इसका उल्टा। एक का क्वालिफिकेशन उसका टॉप अप अप्रोच है, इसका बॉटम डाउन अप्रोच है। ठीक है, देन कोरूल का इवन आपकी सारी ऑब्जर्वेशन 100% ट्रू हो, बट योर कंक्लूजन स्टिल ऑन अ प्रोबेबिलिटी, नेवर 100% गारंटी। आपको पता है कि जो हमारा डिडक्टिव है उसमें 100% गारंटी है, अगर आपके प्रोमिसेस ट्रू है तो 100% कंक्लूजन भी ट्रू रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपका कुछ भी ट्रू हो, लेकिन फिर भी उसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हम जा रहे हैं स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ। ठीक है, इवोल्यूशन इंडक्टिव आर्गुमेंट नेवर कोड, ये वैलिड इनवैलिड क्या कहलाता है, डिडक्टिव। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट इवोल्यूशन हमारे स्ट्रॉन्ग है, हाई प्रोबेबिलिटी है, या इसकी लेस प्रोबेबिलिटी है। अगर आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है और प्रोबेबिलिटीज ट्रू है तो इसे पोजेंट बोलेंगे। जैसे उसमें बोले थे आर्गुमेंट भी ट्रू है, वो भी वैलिड है और सारे, तो उसे हम साउंड बोल रहे थे, इसे हम बोलेंगे कोजेंट। ठीक है, तो स्पेसिफिक फैक्ट सन रोज, जैसे फॉर एग्जाम्पल सन रोज इन ईस्ट टूडे, है ना, इसमें हम कहा जा रहे हैं स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं। सन रोज इन ईस्ट यस्टरडे, देन आपने कंक्लूजन सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, हाई प्रोबेबिलिटी है बट टेक्निकली लीप ऑफ लॉजिक है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ट्रैप। देखो जनरल कंक्लूजन, पहले आपने ऑब्जर्वेशन वन की व्हाइट स्वान व्हाइट स्वान व्हाइट स्वान, पैटर्न एक आइडेंटिफाई की, ऑल आर व्हाइट, देन जनरल प्रूव हो रहा ऑल स्वान आर अबाउट। तो ये क्या होता है, जनरेट न्यू नॉलेज, बॉटम अप अप्रोच कहलाता है, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल हम जाते हैं। Then come to the analogical reasoning, logic of comparison। जब हम किसी दो चीजों को सिमिलरिटी के बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हैं, उसे हम एनालॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। इफ टू थिंग्स आर सिमिलर इन वन वे, दे माइट बी सिमिलर इन अनदर वे। ये कहाँ पे फिट बैठती है, ये हमारी देते हैं, सिमिलर चीजें देखते हैं, उसके बेसिस पे आप उसको कंक्लूजन निकालते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वाई रीजनिंग, वाई बिकॉज एनालॉजी ओनली गिव यू प्रोबेबिलिटी नॉट अ 100% गारंटी। तो ये इंडक्टिव क्यों कहलाती है, क्योंकि ये सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी बताती है। ठीक है, ये सिमिलर है सपोज, तो ये होगा, देन आपको ये 100% गारंटी नहीं देती, मतलब ये डिडक्टिव नहीं है। तो स्ट्रक्चर कैसा हुआ, E is to B, है ना, A is to B है, C is to D है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस डिसीज बेस्ड ऑन सिमिलर सिम्टम्स सीन है प्रीवियस पेशेंट। देखो प्रीवियस पेशेंट है, उसको भी यही प्रॉब्लम थी, तो उसने वो डिसीज आई, तो उसने दूसरे इंसान को भी वही डिसीज बता दी, एनालॉजिकल होते हैं। कंपेरिजन तो उसके पास वाटर है, उसके पास एटमॉस्फेयर है, उसके पास लाइफ है। ठीक है, देन हमने कंपेयर करें प्लानिटरी कंडीशन, एनालॉजिकल आर्गुमेंट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बी के पास भी है वाटर है, देन एटमॉस्फेयर है, तो हमारा कंक्लूजन होगा कि इसके पास भी लाइफ होगी। ऐसे हम कंपेयर करते हैं। तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग वीक हो सकते हैं, क्योंकि ये इंडक्टिव है नेचर। देन कम टू ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, ये डिडक्टिव मेथड्स है। कभी कभी वो क्या करता है, इस तरीके से ट्रैप में वो आपको क्वेश्चंस पूछ लेता है। स्टार्टिंग विद द इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम क्या कहते हैं, इसको पूरा कंप्लीट ऑब्जर्वेशन नहीं होती, हम इसमें क्या करते हैं, इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। मोस्ट लाइकली प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, इट इज द बेस्ट गेस मेथड है, ये रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। ये सबसे ज्यादा कौन यूज करते हैं, डॉक्टर। डायग्नोसिस है डिसीज बेस्ड ऑन फ्यू सिम्टम्स, आपको पूरे सिम्टम्स नहीं पता, जैसे किसी ने कहा पेट पे दर्द है, तो उसने बोला कि अच्छा इसने शायद जंक फूड खाया होगा। ऐसे हम गेस मेथड के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। डिटेक्टिव हो गया, सॉल्विंग क्राइम बेस्ड ऑन फ्यू क्लू, ये कुछ क्लू है, जैसे अभी ट्रेजेडी हुई है अभी भोपाल में, तो उसके बेसिस पे हम MP में, तो उसके बेसिस क्लू के बेसिस पे जब आप जनरेट करते हो कंक्लूजन, तो ये होता है। PYQ, if a question say reading method that form are likely to hypothesis from incomplete evidence, जो आपके पास पूरे एविडेंस भी नहीं है, इनकम्प्लीट एविडेंस है, उनके बेसिस पे वो हाइपोथेसिस जनरेट करती है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे रोड इज वेट, मतलब आपका जो रोड है वो गीला है, देन बेस्ट एक्सप्लेनेशन इट मस्ट बी हैव रेन। ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्टर यूज करते हैं। अब आएंगे हम नंबर सीरीज पे, ये आपका बहुत जरूरी, जितने भी अब तक क्वेश्चंस आए PYQ में,
वो सारे हमने पैटर्न को यहाँ पे लेके आए हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम लाइव क्लास लेंगे और जिसमें आपका सॉल्विंग करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी हम कंसेप्ट समझते हैं। देखो, अगर नंबर सीरीज की बात करो तो आप हर कॉम्प्लेक्स, अगर यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व एवरी सीरीज, ऐसा नहीं हर सीरीज में मैथ का यूज करके नहीं सॉल्व कर सकते। सब में क्या होता है, पैटर्न होता है, उस स्ट्रक्चर पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पैटर्न में आपने 1 मिनट तक उसको आइडेंटिफाई नहीं करा तो उसे छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रूल कहता है ना, क्योंकि आपको पता है, आप हम लोग क्या करते हैं पेपर में, आप लोगों की स्ट्रेटजी बता रहे हो, हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है इसका आंसर आ जाएगा, लगे पड़े हमने 5-10 मिनट वेस्ट कर दी। सबसे पहले ये काम नहीं करना, 1 मिनट 2 नहीं आया तो छोड़ दो, बाद में देख लेना जब आपके पास टाइम बचेगा। देन हायरार्की ऑफ चेकिंग, हमेशा ऑर्डर कैसे चेक करते हैं अगर कोई नंबर सीरीज है। सबसे पहले देखो प्राइम नंबर, आपको पता है प्राइम नंबर कहां से होते हैं, 2 3 5 7 है ना, 11 30, जो 2 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, जो खुद से जाए और 1 से डिवाइड हो या खुद के डिजिट से हो। देन स्क्वायर, क्यूब, प्लस माइनस कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे स्क्वायर तो नहीं है, जैसे n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 2, n स्क्वायर प्लस 3, या फिर n पे पावर 1 प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से है नहीं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तीसरा स्टेप है, आपको उसमें डिफरेंसेस देखो जो आपको नंबर मिले हुए हैं। देन उसके बाद सबसे लास्ट है, अगर इनसे भी देखो इस तरीके से, पहले तो इजीली देखो प्राइम नंबर तो नहीं है, इवन ऑड तो नहीं है, और उनका जो हो रहा है फिर उसको स्क्वायर क्यूब का तो नहीं है, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 तो नहीं है। देन आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का लॉजिक तो नहीं है कि ये डिवाइड 2 से हो रहा है, नेक्स्ट 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है। देन डिफरेंसेस तो नहीं आ रहा है उनके स्टेप मेथड्स में, 2 का 4 करो तो 2 आ रहा है, 4 का 6 में करो फिर भी 2 आ रहा है, 6 का 8 में करो फिर भी 2 आ रहा है। ठीक है, देन डबल स्टेप मेथड्स ऑफ मेथड्स, उसके डिफरेंसेस ऑफ डिफरेंस में मैनेज तो नहीं करो। ये हमेशा एक नंबर सीरीज का रूल है। प्राइम नंबर तो आपको पता ही है। देन हम पढ़ते हैं स्क्वायर एंड क्यूब, कैसे वो स्क्वायर करते हैं। जैसे आपने उसे डायरेक्टली स्क्वायर तो आपको देगा नहीं, जैसे वो आप तुरंत कर दो 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ऐसे तो देगा नहीं, वो कहीं ना कहीं उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा, कोई कांस्टेंट नंबर फिक्स। जो ज्यादातर पैटर्न मैंने देखा है, क्योंकि आई आल्सो गिव अ एग्जाम 5 टाइम्स, देन मैंने देखा है n स्क्वायर प्लस माइनस 1 सीरीज। जब आपको लगता है प्राइम नंबर इवन और तो आप सब निकाल ही लोगे, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, जब आप स्क्वायर पे नहीं पहुंच सकते। स्क्वायर का पैटर्न है n स्क्वायर प्लस 1, फॉर एग्जांपल 2 5 10 17 60, देखो n हमने माना 1, ठीक है, n नहीं सारे हमारे, तो n स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, देन ये n हुआ तो 5 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा ठीक है, तो हमारा अब n स्क्वायर प्लस 1, n हमारा 1 है, देन 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, फिर हमने 2n है, देन n स्क्वायर 2 पे पावर 2 प्लस 1 5 आ गया, देन 3 स्क्वायर प्लस 1 आपका 10 आ गया, देन 4 स्क्वायर प्लस 1 17 आ गया, देन 5 स्क्वायर प्लस 1 आपका 26 आ गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा, तो आपको पता है 6 स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो 6 स्क्वायर मतलब 37 आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है, जब आपको लगे ना कि कुछ भी सेट नहीं हो रहा तो आप स्क्वायरिंग देखो सबसे पहले, 1 2 nth नंबर की स्क्वायरिंग, मतलब 1 2 3 सिस्टमेटिकली। देन पैटर्न 2, अगर अब क्यूब पे आ गए हम, ठीक है, क्यूब भी कैसा होगा n क्यूब प्लस या माइनस n, ठीक है, जो संख्या का क्यूब करना है फिर उसी संख्या को माइनस या प्लस करना है। तो हाई डिफिकल्ट, ये सबसे डिफिकल्ट लेवल के पी क्यू होते हैं। देन आपने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का, देखो बच्चे इसी में अटकते हैं, वो सिंपल सा तो सब निकाल लेते हैं, 0 6 24 60 120, तो आपको पता है जिसका क्यूब निकालना है उसी को माइनस करना है, तो 0 का क्यूब निकालोगे 0 क्यूब, देन माइनस 1, तो आपका पता है क्या आ जाएगा 0 आएगा ना, 1 का क्यूब 1 हो गया, देन माइनस 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 2 का क्यूब निकालोगे 8 माइनस 2, जैसे कंटिन्यूस में जा रहा है, देखो 1 2 3 जिसका क्यूब है उसी का माइनस है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट का आपको होता है 6 क्यूब माइनस 6, इट मीन्स द 210, मतलब आपको पता है 216 होता है। तो ये भी ट्रैप आपको बहुत ज्यादा पूछ लेता है। तो मेमोराइज आपको क्या है, स्क्वायरिंग के नंबर्स याद करने, क्यूब 10 तक हो, जिससे क्या आपका टाइम बच सकता है ना। आप क्यूब पैटर्न को देख सकते हो, माइंड में दिखा रही है तो क्यूब है, स्क्वायर नहीं है तो क्यूब है। क्यूब में भी किसका है, 1 प्लस माइनस हो रहा है या फिर n प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है, इस तरह। अब क्या है, स्टेप एंड डबल स्टेप ऑफ मेथड्स देखेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चंस कोई चीज है वो स्लोली इंक्रीज हो रही है ना, तो वो स्क्वायर से हो रही है ना, क्यूब से हो रही है ना, प्राइम ना इवन, ठीक है, आपने सारे मेथड्स अपना लिए, तो देन अब आप क्या करोगे, डबल डिफरेंस मेथड करेंगे। तो उससे पहले आप ये समझ लो कि डिफरेंस से अगर कोई आया इजी, अगर कोई एनटीए क्वेश्चन दे देगा तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो कोई पैटर्न दिया हुआ है, जैसे 5 11
19 एंड 29। तो अब आपने देखा कि 5 11 मतलब इसमें किसका डिफरेंस है 6 में, इसका 8 का डिफरेंस है, 11 और 19 का करोगे, 19 का 29 करोगे तो 10 का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट किसका आएगा 12 का डिफरेंस। जब आप 29 को 12 में प्लस करोगे तो कितना आया आपका 41। तो ये तो हमारा बेसिक एंड सिंपल मेथड्स हो गया इस डिफरेंसेस का। देन कम टू द डबल स्टेप मेथड, मतलब डिफरेंसेस ऑफ डिफरेंसेस। जब आपको लग रहा है कि अगर आपका पहला डिफरेंस सेंस नहीं करा, उसका कोई पैटर्न नहीं निकला, अब क्या करें, तो अब आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पैटर्न था वो 2 10 30 68 है, ठीक है। अब आपने इनके डिफरेंसेस करे तो 8 आया, 20 आया, 30 आया, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं निकला, ठीक है, कोई भी लॉजिक नहीं निकला। देन अब हमने क्या किया, फर्स्ट डिफरेंस देखा, कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। अब हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। सेकंड डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस आया उसका ही डिफरेंस निकालना है। 20 में से अगर आपका 8 गया तो कितना आया 12 आया, 38 में से 20 गया तो हमारा 18 आया। तो इस तरीके से हमारा +6 का पैटर्न आ रहा है। तो अगर इसका नेक्स्ट 6 डिफरेंस अगर हमने निकाला तो कितना आएगा 24 आएगा, क्योंकि 18 में +6 करोगे तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आया हमारा सेकंड डिफरेंस वो 24 आया। अब आप चले जाओ ऊपर फर्स्ट डिफरेंस पे। फर्स्ट डिफरेंस में आपका 38 था, अब 38 में आप 24 प्लस कर दो तो योर आंसर शुड बी 62, ठीक है। तो योर 62 आंसर आ गया। अब फाइनल आंसर क्या होगा 68 + 62 देन 130। मतलब आपको क्या करना है, एक सिस्टमेटिकली फ्लो में जाना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक अच्छे से याद रखो कोडिंग। सबसे पहले हमने वो डिफरेंस निकाला, देन डिफरेंस का डिफरेंस निकाला। जब डिफरेंस का डिफरेंस आया तो +6 पैटर्न आ रहा है, ठीक है। जैसे 20 का 8 में 12 आ गया, 18 का उसमें गया तो 18 आ गया। देन नेक्स्ट अगर न्यू सेकंड डिफरेंस निकाला तो 24 है, और न्यू फर्स्ट डिफरेंस कितना हमारा 38, ठीक है, 38 हो गया। अब आपको पता है 38 + 24 कितना आया 62। अब आप जाओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन 68 में +62 करोगे तो आंसर आएगा 130। तो इस पैटर्न को और ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे जब भी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर सपोज करो कोई सीरीज ऊपर जा रही है नंबर, फिर डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज देन डिक्रीज देन इंक्रीज देन डिक्रीज, इट नेवर अ सिंगल सीरीज, कोई सिंगल सीरीज नहीं है, अप डाउन है। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे टू इंडिपेंडेंट सीरीज उसने मिक्स कर दी अल्टरनेटिव पोजीशन, जैसे 15 यहाँ पे 20 गया, देन फिर 30, फिर 22 गया, फिर 11, फिर 24। तो आपको कंजुगेटेड चेक नंबर चेक नहीं करने, आप क्या करो वन नंबर जंप करो। सपोज करो ओड पोजीशन देखो, हम इसमें कैसे कहते हैं 15 जो बढ़ रहा है उसका देखते हैं, जो घट रहा है उसका देखते हैं। जैसे 15 to 13 आया, 13 to 11 आया, ठीक है। देन 11 to नेक्स्ट देखेंगे क्या आएगा। देन ऐसे 20 to 22 आया, 22 to 24 आया। मतलब आपने देखा होगा इसमें 2 प्लस हो रहा है और 2 माइनस हो रहा है। जैसे 15, अगर 15 का 13 में 2 प्लस है मतलब 2 माइनस है ना, और इसमें भी 2 माइनस हो रहा है, तो नेक्स्ट सीरीज में 11 - 2 मतलब आपका आंसर आएगा 9। ऐसे ही अगर आपका 20 है, 22 है, 24 है, तो इससे भी 9 से भी नेक्स्ट आ जाएगा 26। तो इस तरीके से देखते हैं। ऑड पोजीशन देखो, इवन पोजीशन जो बढ़ रही है उनका देखो, और जो घट रही है उनका देखो, तो इसके बेसिस पर आपका आंसर निकल जाएगा। तो द मोमेंट यू सी नंबर ड्रॉप इन इंक्रीज सीरीज इमीडिएटली स्प्लिट अल्टरनेटिव सीरीज। जब आपको लगा कहीं नंबर घट रहे हैं हट रहे हैं, तो आप दो सीरीज को सेपरेट करो, उसके बेसिस पे सॉल्व करो। देन कम टू द डेसिमल हाफ पैटर्न। अगर सपोज करो कोई सीरीज स्टार्ट हुई नंबर से, ये तो ड्रॉप रहेगी या वो सेम टू सेम रहेगी, देन फिर से एकदम इंक्रीज हो गई, तो ये क्या है, मतलब कोई चीज आपकी स्टार्ट हुई, देन फिर आपकी कम हुई, फिर वो सेम रही, लेकिन फिर एकदम अचानक बढ़ी, तो वो क्या पैटर्न है। तो आप अगर ऐसा पैटर्न कहीं मिले तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 10 एकदम स्टार्ट हुई ना, फिर 5 ड्रॉप हुई, फिर सेम रह गई, देन आपकी इंक्रीज हुई अचानक, तो वो क्या सीरीज होगी। तो इस तरीके से हम इसे डेसिमल हाफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन ट्रिप है। तो आप देखोगे जब आप ऐसा करोगे तो 0.5 का मल्टीप्लाई करके देखना। 0.5 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 5 आया, ठीक है, 10 × 0.5 5 आएगा, देन 5 का फिर अब 0.5 है, फिर 0.1, मतलब इसमें इंक्रीज हो रहा है हमारा 0.5 का पैटर्न। तो अब आप क्या करोगे 1.5 से करोगे तो देन 7.5 आएगा, देन 7.5 का 2 से करोगे तो 15 आया। अब 2 का 2. अब 15 का 2.5 से करोगे तो 37.5 आया। इसको आपको सारा नोटबुक पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
अब आपको क्या करना है इसमें कि एक हाफ पैटर्न बना हुआ आ रहा है, जब कोई लगे कि दो चीज बार बार है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है यार ये तो घट भी नहीं रही जड़ भी नहीं रही, अब मैं क्या करूं, बड़ी फिर घटी, तो याद रखना आपका स्टार्ट होगा 0.5 से, देन 0.5 हुआ, देन आपका 1 नेक्स्ट सीरीज, देन 1.5, देन 2, देन 2.5, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो दैट्स प्रेजेंस ऑफ 0.5 इन द मिडिल ऑफ द सीरीज दैट गिव अवे फॉर द पैटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देन कम टू द लेटेस्ट लेटेस्ट सीरीज। अब हम आगे ये हमने नंबर सीरीज पढ़ी और इसके सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। देन फाउंडेशन, एनडीए क्या करता है, आपको इंग्लिश अल्फाबेट मैथमेटिकली अंडर प्रेशर आपको क्या करता है, इस तरीके से मैनिपुलेट कर देता है जिससे कि आपको प्रेशर क्रिएट हो और आप उनको सॉल्व ना कर पाए। तो सबसे जो बिगेस्ट मिस्टेक होती है कि आप क्या कर दो, ए टू जेड लिख दो रफ शीट पे या फिर उन्हें फिंगर्स पे काउंट कर देते हो, ये नहीं करना, ये आपका सबसे ज्यादा वेस्टेज टाइम है। सबसे पहले न्यूमेरिकल पोजीशन याद कर लो, जैसे मैं आपको बताया इजोटी, मतलब इतना तो आपको पता होना चाहिए ना कि कम से कम 5, 10, 15, 20, 25 का याद कर लो, तो उनके आसपास के अल्फाबेट से तो मैच ही कर सकते हो ना। तो सबसे पहले इतना तो नंबर लेटेस्ट सीरीज को याद करो। जैसे जो 26 लीटर है, तो आपको कहना ई, अब आपको पता है डी इसका 4 हो जाएगा, एस इसका 6 हो जाएगा, जे का के 11 हो जाएगा और आई आपका 9 हो जाएगा, ओ 15 है तो पी आपका 16 हो गया, देन टी 20 है। इससे क्या होता है आपको ना हेल्प मिल जाती है। इफ यू नीड द 18 लेटर तो आपको पता है टी है, ठीक है, तो अब टी से पहले जाओगे तो क्या आ जाएगा एस और आर, तो एस हमारा 19 हो गया, आर हमारा 18 होगा, तो मतलब थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। तो इस है को आप इजोटी है को याद करेगा अच्छे से। देन नोइंग इजोटी अलाउ यू टू कन्वर्ट एनी लेटर सीरीज सिंबल नंबर। ये इजोटी अगर आप बस सिंपल सा है, इजोटी का 5 का टेबल याद करो, उसके आसपास के आप कैलकुलेट करके इजीली पड़ेगा। ठीक है, 5 एंगल्स याद करने। देन सपोज आपको कोड नहीं दिया, एग्जैक्ट अपोजिट लेटर दे दिया, जैसे ए इज अपोजिट टू जेड, बी इज अपोजिट टू वाई, ठीक है, तो हाउ टू फाइंड एनी अपोजिट इंस्टेंटली। तो अगर आपको अपोजिट नंबर करने हैं तो हमेशा याद रखना कि 27 ऐड कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोजीशन लेटर एग्जांपल व्हाट इज द अपोजिट ऑफ जी, तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 26 लेटर होते हैं, एक उसमें काउंट होगा, 27 में से 7 माइनस करो 20 निकलेगा। अब 20 लेटर पे ये जो टी से हमने क्या पढ़ा था, टी हमारा 20 नंबर पे आता है, तो आपको पता चलेगा 20 लेटर टी है जो कि जी का अपोजिट है। तो इस तरीके से चीजें जो आपको टाइम बिल्कुल भी आपका वेस्ट नहीं करेंगी। तो मैंने आपको क्या था, सपोज अब मैं अभी एक एग्जांपल लेती हूँ कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने जी का पूछ लिया, अभी मैं पूछूं आपसे ई का, ठीक है, तो ई का मैंने पूछ लिया, ई का अपोजिट क्या होगा, तो ई का अपोजिट क्या है, 5 है, तो 27 में से आप 5 माइनस करो तो कितना बचा 22। अब आपको पता है टी 20 है, तो यू और वी, तो आपको पता चल गया वी आएगा, ई का वी आएगा। तो इस तरीके से आपको एक जो है क्या ना 27 जो डिजिट है उसको माइनस करके जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसके बेसिस पे आप करेक्ट कर सकते हो। तो अपोजिट लेटर ट्रैप द सम ऑफ 27, जो हम अपोजिट लेटर पढ़ते हैं तो उसमें सम ऑफ 27 होता है, जो नंबर आता है उसको हम माइनस कर देते हैं। अब ब्लड रिलेशन क्या है, देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको बहुत डिटेल में स्टडी कराएं, लेकिन मैं आपको ट्रिक दे सकती हूँ। ब्लड रिलेशन एक गोल्डन रूल है, कभी ब्लड रिलेशन को अपने माइंड में चेक मत करो, हमेशा एक डायग्राम बनाओ, जेंडर पर्सन और जेंडर नाम के बेसिस पर कभी जेंडर मत करना। जैसे अगर किसी ने किरण बोला तो वो बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकता है। दो गोल्डन रूल है, सबसे पहले अपने माइंड में अज्यूम मत करो और दूसरा आप उसके नेम के बेसिस पर उसका जेंडर जज मत करो। ठीक है, तो ये होता है हमारे ब्लड रिलेशन, हमेशा डायग्राम बनाओ। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर जो यूनिवर्सल सिंपल बता देती हूँ, जो स्क्वायर होता है वो हमारा होता है मेल का, सर्कल होता है हमारा फीमेल का, सिंगल लाइन है ये आपको याद करनी है। ठीक है, इससे क्या होता है आपका डायग्राम बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। देन आपका सिंगल लाइन होगा ब्रदर सिस्टर जब सेम जनरेशन के होते हैं। देन डबल लाइन होगी हमारे ब्रदर वो हस्बैंड एंड वाइफ जो मैरिज में होता है। वर्टिकल लाइन होगी पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब अगर कोई ऐसे लाइन दे रखी है तो इसका मतलब हमारे अम्मा बाबा। ठीक है, देन हमारे नीचे आ गए, देन अगर ऐसे हॉरिजेंटल लाइन दी है इसका मतलब ब्रदर सिस्टर। देन अगर आपके दो हॉरिजेंटल लाइन ऐसे हैं तो इसका मतलब हस्बैंड वाइफ। तो हमेशा इनको करो, हमेशा लिखो राइट द लेटर इनसाइड द बॉक्स ऑफ सर्किल, हमेशा जो भी लेटर लिखोगे वो इनके बॉक्स और सर्कल के अंदर लिखो। अगर आपको जेंडर नहीं पता है देन उसके बेसिस पे आप बाद में कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं आपको, एंड ये सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीट करता है वो लैंग्वेज इस तरीके से डिजाइन करता है कि आपको कंफ्यूज हो जाए। फॉर एग्जांपल इसने क्वेश्चन बोला कि पॉइंटिंग टू ए photograph a man said she is only
डॉटर ऑफ माय वाइफ मदर इन लॉ। तो बच्चे क्या करते हैं कि पहले एक फोटोग्राफ बनाते हैं कि उसने पॉइंट किया और इस आदमी ने कहा, फिर उसने बोला इस पॉइंट में जो इमेजेस थी कि वो सिर्फ डॉटर थी मेरी पत्नी की मदर इन लॉ की, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि आप लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी सेंटेंस को स्टार्टिंग से मत पढ़ो, हमेशा स्टार्ट करो माई। अब माई का है माई वाइफ, ठीक है। हमेशा माई देखो सेंटेंस में, जो कि स्पीकर को रिप्रेजेंट करता है, जो बोल रहा है ना वो एक्चुअल में बोल रहा है। तो ये कौन बोला, माई, तो दिस रिप्रेजेंट स्पीकर। अब उस सेंटेंस को पार्ट में बैकवर्ड टू फॉरवर्ड जाओ, मूव पार्ट मूविंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फ्रॉम माई। तो देखो माई वाइफ मदर इन लॉ, ठीक है, ठीक है। देन उधर आपका डॉटर ऑफ माई वाइफ। तो अगर आपने देखा कि माई मतलब द मैन हो गया, मतलब जो आदमी पॉइंट आउट कर रहा है कि मेरी, तो मेरी क्या है वाइफ, तो मेरी वाइफ होगी, मतलब उस आदमी की वो वाइफ होगी। एंड वाइफ ऑफ मदर इन लॉ क्या होगी, उसकी खुद की माँ होगी। अगर एक बताओ वाइफ है तो ठीक है, पहले माई वाइफ मतलब उसकी खुद की वाइफ और उसकी वाइफ की मदर इन लॉ, मतलब उसकी वाइफ की मदर इन लॉ मतलब उस इंसान की मदर हो गई, ठीक है। देन इतना आपने सॉल्व कर लिया, मेंस ओन मदर मतलब वाइफ की मदर लो हो गई उस आदमी की खुद की माँ। देन ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ये किस कौन है, सिर्फ मेरी डॉटर है मेरी मदर की, तो इसका मतलब मेरी मेन सिस्टर, ठीक है। तो अब ये कौन होगी कि जो पेंटिंग में जो दिखाई दे रही है, सी इज ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ, मतलब ये जो बेटी है वो मेरी वाइफ की सास की इकलौती बेटी है, ठीक है, ओनली। तो इसका मतलब वो मेरे आदमी की कौन हुई, बहन हुई। तो इस तरीके से वुमेन जो फोटोग्राफ है वो सिस्टर है। तो आपको ना इसी तरीके से मतलब माई मतलब जो स्पीकर है, देन उसका कौन है, वाइफ है, देन उसका फिर जो है रिलेशन उसकी फिर वो डॉटर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखो इस तरीके मैं आपको सारे पैटर्न करा दे रही हूँ कि किस किस के पैटर्न्स आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, जो मैं पूछे गए हैं बार बार। देन एंटी गिव इक्वेशन लाइक a plus b means a is father of b, आपने पढ़े होंगे, a minus b means a is mother of b। तो अब क्या है कि प्रॉब्लम क्या होती है, ड्राइंग द फुल फॉर्मूला ट्री ऑफ ऑल फोर ऑप्शन वेस्टेड 2 to 3 मिनट। अब आपने कहा कि चारों ऑप्शन a plus b मतलब a plus b मतलब a फादर ऑफ b है, देन a minus b मतलब a मदर b है। तो अब इनको कैसे करोगे, सबसे पहले जेंडर एलिमिनेशन ट्रिक है, सबसे ज्यादा टाइम सेवर की। इफ द क्वेश्चन आस्क व्हिच ऑफ फॉलोइंग मींस p इज द अंकल ऑफ q, तो आप मान के चलो ये तो फॉर p इज टू बी अंकल तो p मस्ट बी मेल। सबसे पहले जेंडर एलिमिनेट करो, जेंडर के बेसिस पे आप फाइंड आउट करो। तो आपने पढ़ा p द अंकल है q का, तो p अंकल है तो इसका मतलब वो क्या है, मेल है, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चला। अब ऑप्शन में देखो p एंड r, ऑप्शन सी पी आर, ठीक है। तो अगर पी आर माइनस मतलब मीन्स मदर, क्योंकि पी अगर फीमेल है, ठीक है, तो एलिमिनेट द ऑप्शन इंस्टेंटली विदाउट द ड्रॉइंग। अगर ऑप्शन में कहीं लिख रहा है कि पी फीमेल है या पी मदर है तो आपका तो ऑप्शन खत्म, क्योंकि आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया कि पी क्या है, मेल है। तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, एमसीक्यू में एलिमिनेशन चेक कर सकते हो। तो वो आपके ऑप्शन गलत हो गए। 90% टाइम यू कैन एलिमिनेट 2 to 3 ऑप्शन जस्ट बाय चेकिंग द जेंडर। आप सिर्फ जेंडर ही चेक कर लो, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन कम टू ओनली कीवर्ड वार्निंग। बेटी तो हो सकती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ही इज ओनली चाइल्ड कहें तो आप समझ जाओ ये एक ही बच्चा है, लेकिन ही इज ओनली वंस, ही इज ओनली सन, ही इज ओनली आपका ही इज ओनली डॉटर, तो आप समझो डॉटर एक ही है लेकिन सन बहुत सारे हैं। तो आप इन चीजों को समझो कि दिस मींस एक्स हैज नो अदर सन बट एक्स हैज स्टिल 5 डॉटर। डू नॉट अज्यूम ही इज ओनली चाइल्ड, तो ही इज ओनली चाइल्ड नहीं समझना है। देन ही इज ओनली चाइल्ड ऑफ एक्स, अगर कोई ने बोला कि ये सिर्फ ओनली चाइल्ड है एक्स का, तो अब ओनली चाइल्ड मतलब बच्चा, ना तो उसका कोई ब्रदर है ना उसका सिस्टर है, ठीक है, वो सिर्फ किड है। तो ओनली शब्द की टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझो। चाइल्ड बोला है, सोन बोला, सी इज डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो उन्होंने बोला सी इज डॉटर, ठीक है, ये जो बेटी है वो मेरे ग्रैंडफादर के बेटे की है, सिर्फ एक ही ग्रैंडफादर का एक ही बच्चा है उसके बेटे की। तो ओनली सन ग्रैंडफादर, ओनली सन ग्रैंडफादर कौन हो गए, योर फादर, ठीक है, कि जो मेरे बेटे का जो ग्रैंडफादर है वो किसके फादर हो गए, उसके फादर हो गए। देन डॉटर ऑफ योर फादर, डॉटर इफ यू आर गर्ल एंड योर सिस्टर इफ यू आर अ बॉय। तो डॉटर ऑफ योर फादर कैसे हो गया, अगर आप हो
तो इसका मतलब वो गर्ल हो तुम, अगर सिस्टर है तो वो बॉय है। ठीक है, इस तरीके से आप कीवर्ड की बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो। देन कम टू द कोडिंग डिकोडिंग, बिगेस्ट मिस्टेक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइड बाई साइड सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर ऑलवेज को हम किसी दूसरे वर्ड में लिखते हैं तो आप उसकी कोडिंग निकालो, वर्टिकल रूल। द गोल्डन रूल, ऑलवेज राइट द ओरिजिनल वर्ड ऑन टॉप एंड कोड डायरेक्टली द अंडरनीथ। द ह्यूमन ब्रेन रिकॉग्नाइज द वर्टिकल पैटर्न 3 टाइम्स फास्टर। तो अगर आप सपोज करो, आप हमेशा करो एक ओरिजिनल वर्ड में लिखे जाओ, टॉप से लिखो, ठीक है, सारे वर्ड टॉप से, देन उसके बेसिस पे उसका कोडिंग करो। तो अगर सपोज कोडिंग पूछता है एनटी आस्क लेटर टू लेटर वर्ड चेंज टू अनदर वर्ड, जैसे ऑलवेज का आपका ट्रू लिख दिया, ठीक है, या लेटर टू नंबर वर्ड चेंज टू मैथ वैल्यू, या इस लेटर की वैल्यू 5 है, देन उसका क्या हुआ, देन फिक्शनल लैंग्वेज, देन सब्स्टिट्यूशनल चाइनीज कोडिंग दे दी। तो इस तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग में, अब हम लेटर टू लेटर पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी लेटर आए तो उस वर्ड को वर्टिकली लिखो, इस तरीके से लिख दो, एक वर्ड में लिखो। कैसे लिखना है आपको, कोई भी वर्ड है, जैसे टाइगर है तो आपको TIGHER इस तरीके से लाइन में लिखो सबसे पहले। देन उसका शिफ्ट देखो, प्लस माइनस हो रहा है और दूसरा लेटर यहाँ रखो वर्टिकली, ठीक है। देन अब दोनों को देखोगे क्या डिफरेंस आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, तो आप देखोगे +1 -1 या कुछ भी है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, टाइगर एंड SFHHU, ठीक है। तो अब इनका एग्जांपल देखो, तो कैसे देखो, टाइगर है तो आपने देखा T और S एक वर्ड आ रहा है, ठीक है, और आई, देन अगर अब दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि टी चला गया हमारा यू की जगह, ठीक है, TU एंड आर के बाद आया S, तो आपको पता चल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल में ओरिजिनल वर्ड बिकम द लास्ट वर्ड ऑफ कोड। तो आप कभी क्रॉस रिवर्स शिफ्ट देख सकते हो या तो प्लस माइनस देख सकते हो, डायरेक्ट कि कोई वर्ड टी के बाद यू, या क्रॉस में हो रहा है तो फर्स्ट लास्ट में आ रहा, लास्ट फर्स्ट में आ रहा है, इस तरीके से। तीसरा लेटर टू लेटर में हमारा जो ट्रैप होता है वो होता है हमारा +1 और -1, जैसे कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट जो कंसोनेंट है, सॉरी कंसोनेंट है, वो +1 इंक्रीज हो रहे हैं, वो भी एग्जैक्टली सेम है या माइनस हो रहा है। तो इस चीज को और देखो, 3 पैटर्न के अलावा कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन कम टू द लेटर टू नंबर। अगर लेटर टू नंबर है तो आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है। द वर्ड इज कोडेड एज ए नंबर ऑलमोस्ट ऑलवेज रिलेटेड टू देयर इजोटी पोजीशन। हमेशा रख रहे इजोटी, मैंने बताया E स्टैंड फॉर 5, J स्टैंड फॉर 10 एंड O स्टैंड फॉर 15, देन 20, देन 25। तो पैटर्न 1 है डायरेक्ट सम, जैसे कैट है तो C का 3 है, देन A का 1 है, देन T का 20 है, तो आपका टोटल हो गया 24। तो पहला तो सिंपल आएगा आपका डायरेक्ट सम का। देन अपोजिट सम, अपोजिट सम का क्या हो गया कि आपने अपोजिट का सम करना है, जैसे ए और लास्ट का, जैसे कि ए का लास्ट क्या है जेड, तो ए और जेड का अपोजिट करना है, ठीक है। तो अगर देखो एनटी एडेड दिस क्वेश्चन पोजीशन अपोजिट लेटर इफ द कोड नंबर इज वेरी हाई बट द वर्ड इज स्मॉल, दे आर एडिंग अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट नंबर ऐड हो सकता है इस तरीके से। देन तीसरा है मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ लेटर, या मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्केट है तो C स्टैंड फॉर 3, देन 1, देन 20, तो 20 सम कितना हो गया 24 हो गया। देन कितने नंबर है हमारे पास लेटर के 3, तो अब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ लेटर आ सकता है। तो इस तरीके से आप लेटर टू नंबर में सॉल्व कर सकते हो। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, नीम का पेड़ मींस ब्लू कलर स्काई एंड टोरूला मींस स्काई इज बिग, व्हाट इज द कोड ऑफ स्काई। तो प्लीज हर वर्ड को ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं है, सारे वर्डों में कॉमन सेंटेंस देखो। इस कॉमन सेंटेंस में देखोगे यहाँ पे स्काई आया और देन यहाँ पे स्काई आ गया। अब देखो कॉमन कोड देखो, इन दोनों में कॉमन कोड क्या आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है और 2 हमारा यहाँ आ रहा है, इसका मतलब स्काई का कोड 2 है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फिक्शनल। देन कोल्ड वर्सेस मींस फॉर एग्जांपल इफ ब्लैक इज कॉल्ड रेड, आपने देखा वो ये क्वेश्चंस आते हैं, अगर ब्लैक रेड कहलाता है, रेड इज कॉल्ड ब्लू, प्लीज कॉल्ड और मतलब येलो, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तो टाइम सेवर ट्रिक क्या है, कभी पूरा होल पैराग्राफ मत पढ़ो, आपको क्या ना डायरेक्टली लास्ट लाइन पे जाओ एक्चुअल पोजीशन पे। तो उन्होंने क्या पूछ, लास्ट लाइन क्या बोली है, कलर ऑफ द स्काई, ठीक है, क्लियर स्काई ये है। तो आंसर रियल लाइफ में आपको पता है क्या होता है, ब्लू होता है। तो अब पैराग्राफ को देखो कि ब्लू क्या कहला रहा है। तो आपने देखा कि ब्लू जो कलर है वो हमारा
ये येलो कहला है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजी से इजी ट्रिक में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ आप ई कोडिंग का फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करो, तभी आपको अच्छे से रिकॉल हो पाएगी। देन